पुर्तगाल में अपना टैक्स किस तरह पे कर सकते हैं आप, और कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं टैक्स पे करने के लिए, और पर मंथ टैक्स की रेशियो क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। एक भाई ने 2200 यूरो देकर अपनी फाइल लॉक करवाई, उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली, और उसको जो फैसिलिटीज़ मिली वो ठीक थी, फेक थी, क्या थी, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा नाम है शहबाज चीमा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज चीमा व्लॉग्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, सबसे पहले जी आपको माजरत के काफ़ी दिनों से व्लॉग अपडेट नहीं कर पाया। आपको पता है रमज़ान चल रहा था, और रमज़ान में काफ़ी जो चीज़ें होती हैं बिजी होती हैं आपकी, तो टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ख़ासतौर पर ब्लॉगर की लाइफ बड़ी बिजी होती है। मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पर डेली व्लॉगिंग भी करना, अपना लाइफस्टाइल बताना, यूरोप के बारे में, पुर्तगाल के बारे में, और यहाँ पे फिर आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना, तो साथ में अपने काम भी देखने, तो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। अकेला बंदा हर जगह पे परफेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा जी, हम इसमें आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि पुर्तगाल में जो टैक्स है वो किस तरह पे कर सकते हैं, कितना पे करना चाहिए आपको, उसकी फैसिलिटीज़ क्या होंगी, और एक भाई के साथ किस तरह फ्रॉड हुआ 2200 यूरो का। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, भाई का चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, हम लोग सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। इंस्टाग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर फाइल लॉक से रिलेटेड या फाइल लॉक करवाना चाह रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा मेरी ट्रैफिक ज़्यादा होती है लोगों की, तो और सेकंड ऑप्शन में आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और जो भाई हैं जिनको मेरा रिप्लाई मिल चुका है वो काइंडली कमेंट में बता दे करेंगे, मैं रिप्लाई भी देता हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं आप रिप्लाई नहीं करते, 1000 मैसेज आ रहा है तो 1000 में से चांद एक कोई रिप्लाई कर पाता हूँ। भाई अपनी डेली रूटीन भी बहुत बिजी होती है। और सेकंड चैनल है भाई का फैमिली चैनल है, डेली व्लॉगिंग हो रही है उसके ऊपर। उसमें यूरोप की गलियाँ, गांव, पिंड शिंड सारा कुछ हम वहाँ पे आपको दिखाएंगे, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। स्क्रीन पे नेम भी आ रहा है। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है हमारा जी टैक्स, और जो फाइल लॉक 2200 यूरो भाई ने वेस्ट किया उसके बारे में हम जो फर्स्ट हम टैक्स को डिस्कस करते हैं। टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यूरोप के अंदर। आपको पता है यूरोप में आपको टैक्स पे करना ही पड़ता है। हम टैक्स पे करेंगे तो हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। हम लोग एशियंस होते हैं, हमारे जेहन में होता है यार टैक्स नहीं, हम जितना टैक्स चोरी कर, हमें आदत होती है ना टैक्स चोरी करने की, हमारी कंट्रियों में सिखाया जाता है टैक्स चोरी करना है। उसकी रीज़न ये है कि हमें हमारी कंट्रियों में उसके रिटर्न में हमें बेनिफिट्स नहीं मिलते ना। गवर्नमेंट टैक्स ली जाती है और अपनी जेबों में जो चोर है मिनिस्टर्स अपनी जेबों में डाली जाते हैं, और हमें एट द एंड आम पब्लिक को कुछ भी नहीं मिलता। तो यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में आप जितना अच्छा टैक्स पे करेंगे उतने अच्छे ही आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब हम पुर्तगाल की बात करेंगे। पुर्तगाल में जब आप फर्स्ट टीआरसी कार्ड मिलता है तो उसके ऊपर भी आपको बेनिफिट्स मिलने के चांसेस होती है। उसे फुंदो बोलते हैं यहाँ पे, सोशल बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप जॉब लेस हैं तो आप ओनर से लेके, अगर ओनर आपको लेटर पर लिख देता है कि आपके मेरे पास काम नहीं इस बंदे को देने के लिए, तो आप सोशल ऑफिस में जाके अपनी फुंदो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 400 या 450 यूरो पर मंथ आपका खर्चा लग जाता है, ठीक है। और फिर आपका टैक्स भी पे करते हैं वो सोशल वाले ही आपका टैक्स दोबारा पे करते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि पूरे महीने का जो टैक्स है 30 डेज का वो कितना है। वो जी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करें 705 है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपका जो टैक्स है मंथली वो 250 यूरो टैक्स है, 250 यूरो यानी कि मंथली टैक्स है। जिस तरह आपका कॉन्ट्रैक्ट ऊपर जाता है, यानी कि 800 यूरो का है, 900 यूरो का है, 1000 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट सैलरी है आपकी, तो उस हिसाब से आपका टैक्स भी बढ़ेगा। लेकिन मिनिमम जो सैलरी है यहाँ पे 705 यूरो है, उसके हिसाब से आपका जो पूरे महीने का टैक्स है वो 250 यूरो है। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर एक ऐसा काम होता है जो डेली बेस पे नहीं होता, परमानेंट काम नहीं होता, वो टेम्परेरी जॉब्स के अंदर आता है, या कंस्ट्रक्शन का आता है। उसका अगर आपने 10 दिन काम किया तो आप 10 दिन का भी टैक्स पे कर सकते हैं। अगर आपने 25 दिन काम किया तो 25 दिन का टैक्स पे कर सकते हैं। अगर 5 दिन का काम किया तो 5 दिन का भी टैक्स पे कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर में मोस्टली 15 दिन का जो टैक्स होता है वो ऑथेंटिक टैक्स माना जाता है, यानी कि पूरे फुल मंथ का टैक्स माना जाता है। क्योंकि एग्रीकल्चर का पता है कभी वेदर फसल 3 महीने होती है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाती है, फिर नई फसल आ जाती है, या कोई ऐसी फसल होती है जिसका 15 दिन काम होता है, 15 दिन काम नहीं होता। तो इस हिसाब से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है टैक्स पे करने की। तो आप अपनी मर्जी से भी डेज के हिसाब से टैक्स पे कर सकते हैं। और जो लोग भाई क्यों लोग बाहर से मुझे सवाल करते हैं, मैसेज करते हैं कि टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, भाई आप इलीगल काम कर रहे हैं। पुर्तगाल में इलीगल काम ना करें तो अच्छी बात है। भाई पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन आप लेना चाह रहे हैं तो पुर्तगाल में आके लें, यहाँ पे रह के खुद काम करके रहें। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप अपनी फाइल लॉक कर लेते हैं इमिग्रेशन के अंदर, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओनर ने देना है, और टैक्स भी ओनर ने ही पे करना है। बेसिकली ओनर ही पे करता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो 11% आपकी सैलरी से काटते हैं और 23% वो आप खुद पे करते हैं, यानी कि टोटल आपको 33% टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आप एक्टिविटी ओपन की हुई है आपने, तो फिर आपका अपने टोटल इनकम के ऊपर 23% आपने टैक्स देना है। अगर किसी के पास काम कर रहे हैं तो फिर आपको 33%, 11% आपकी इनकम से और 23% ओनर होता है, तो
33% टोटल टैक्स हो जाता है। तो जैसा जैसा आपकी सैलरी बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है, उसी तरह टैक्स की भी रेशो बढ़ती जाती है। 33% लगा लें, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 33%। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो वो उसकी परसेंटेज भी थोड़ी बढ़ जाती है, ये भी एक चीज़ है, ये भी याद रखना। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा सैलरी मिलती नहीं, तो आप उन चक्करों में ना ही पड़े। मिनिमम ही कोई आपका टैक्स पे कर दे टाइम के ऊपर, वही बड़ी बात होती है। अच्छा, ये चीज़ है, उस पर टैक्स पे करने के बेनिफिट्स मैंने बता दिए आपको। मिलते हैं आपका मेडिकल जो आपको मिलेगा यहाँ पे इमरजेंसी में, या आपके बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, आपकी मिसेस प्रेग्नेंट हो जाती हैं, आपकी मिसेस को जो बेनिफिट्स मिलेंगे, वो बच्चे को बेनिफिट्स मिलेंगे, या आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपके टैक्स की बेस पे भी मिलेंगे। या इस कंट्री का जो लॉ है वो है कि आपने इस कंट्री में रहना, टैक्स पे करना, फिर आप एलिजिबल होंगे TRC के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे किया करें। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि 6 टैक्स पे करके हम रेजिडेंसी कार्ड ले लेंगे, 2 साल का टाइम है, 2 साल में वेले बैठ के चस मारो और एंड वाले 6 महीने जो है टैक्स पे करके जो है रेजिडेंसी कार्ड ले जाओ। भाई ये सीन पहले चलते होते थे, अभी ये रिस्क ना लें तो अच्छी बात है। इमिग्रेशन वाले भी सियाने हो गए कि भाई बंदा 2 साल से हमारी कंट्री में, क्या उसने एंड वाले 6 महीने काम किया है, तो बीच बीच में काम करते रहें। जो लोग बैठ के जो कुछ नहीं करते, पल्ले से पे कर रहे हैं, तो भी टैक्स पे करें। टैक्स का आपको प्लस पॉइंट है, आपको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं उस हिसाब से। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा जो एक टॉपिक है, जो पॉइंट है, भाई ने 2200 यूरो दिया। यार बड़े दुख की बात है कि एक भाई है, अपने रिश्तेदार, अपने जो दोस्त हैं वही जालिम बन जाते हैं यहाँ पे आके। उस भाई ने 2200 यूरो दिए। मैं नाम नहीं मेंशन करता किसी का, या बताता, क्योंकि कई लोग अच्छा नहीं समझते, कई लोगों के लिए प्रॉब्लम्स, पता नहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, और जो जिन बंदों के पास वो रह रहे होते हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए मेंशन करना अच्छी बात नहीं है। तो वैसे एक पॉइंट को डिस्कस करना ताकि आपको अवेयरनेस हो इस चीज़ के बारे में। उस भाई से 2200 यूरो ले लिया, उसका कज़न था, रिलेटिव था, कुछ था, दोस्त था, दोस्त का आगे दोस्त था, तो ये इस तरह गेम में डालते हैं लोग यहाँ पे। उसने 2200 यूरो ले लिया, उसने कहा जी आपकी फाइल भी लॉक हो जाएगी, आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दूंगा मैं, और आप उस पर टैक्स पे कर देना। अब सीन क्या हुआ, उसने फाइल तो लॉक कर दी, उसकी फाइल लॉक करना आपको पता है कोई बड़ी बात नहीं है। तो फाइल लॉक करने के बाद वो जी बंदा गायब होगा जी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरह है, सख्ती होगी है, वैसा हो गया। भाई सख्ती होगी तो उसके पैसे वापस करो, उसके पैसे क्यों खा रहे हो? बंदे को नंबर ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे ये सीन बड़ा चल रहा है, बी केयरफुल रहना आपने। लोग आपको ऑफर देते हैं, जो बंदे दूसरी कंट्री में बैठ के पेपर लेना चाहते हैं, जाहिर है वहाँ पे पैसा ज़्यादा कमाते हैं, तो वो इनके हाथ में सोने की चिड़िया लग जाती है। वो आपको ऑफर करते हैं जी हमसे फाइल लॉक करवाओ, आपको कॉन्ट्रैक्ट भी बीच में देंगे, सारा कुछ करेंगे। तो लोग लालच में आके कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेते हैं और उनको पैसे भेज देते हैं। वो सिर्फ फाइल लॉक करवा के उसके बाद कहते हैं जी वो ये ऐसा हो गया, वो कंपनी ऐसी होगी, सख्ती होगी, GNI ने सख्ती कर दी, पुलिस ने सख्ती कर दी, इमिग्रेशन ने सख्ती कर दी। 100 बहाने करके आपके जो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे होते हैं वो खा जाते हैं। वो 1000, 2000, 3000 जितना भी आपने दिया होता है वो आपका वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ से बचें। अगर कोई आपको कहता है कि हम आपको ये भी साथ में देते हैं, ये भी देते हैं, तो भाई उन लोगों से बचें। स्टेप बाय स्टेप चलें, फाइल लॉक करवाएं, फाइल लॉक करवा के उसके बाद आगे जो भी आपने स्टेप लेना है उसके बाद लें। फर्स्ट इनिशियल स्टेप जो है फाइल लॉक है। फाइल लॉक के बाद आपका जो टैक्स है वो 3-4 महीने नहीं भी जाता, 5 महीने नहीं भी जाता, तो डरने वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है। टैक्स आपकी रिक्वायरमेंट है, फिंगरों के ऊपर आपको चाहिए, वो 2 साल बाद आपके बायोमेट्रिक आ रहे हैं, तो उस पर आपको लीगल वालों को 6 टैक्स मिनिमम चाहिए और इलीगल वालों को 12 टैक्स चाहिए। तो आपने ये नहीं कहना कि 6 पे टिके रहना, आपने पे करने हैं जो करने हैं। आप 12 से ज़्यादा ही पे करें तो अच्छी बात है। तो पहले 4-5 महीने आपका टैक्स नहीं भी जाता हो तो भाई आपको घबराने वाली बात नहीं है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, ये भी एक चीज़ थी कि लोगों की फाइलें लॉक हुई हुई हैं जो पुर्तगाल में रह रहे हैं, तो वो पूछते हैं भाई हमें जॉब नहीं मिली तो हमें 5 महीने हो गया, टैक्स नहीं गया हमारा, तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बायोमेट्रिक के ऊपर? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, आप बिल्कुल काम रहें। इमिग्रेशन को भी पता है भाई हम इस कंट्री के क्या हालात है, जॉब्स नहीं मिलती, लैंग्वेज बैरियर है। हाँ, बस ये कोशिश करें कि जल्द से जल्द जॉब लें और टैक्स पे करना शुरू करें, ताकि आप बायोमेट्रिक तक आपके 12, 13, 14 टैक्स चले जाएँ। जितने अच्छे टैक्स जाएंगे, जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी, जब आप फिंगरों पे जाएंगे, आपको एनालिसिस में डालेंगे, जितना अच्छा आपका डाटा बैकअप निकलेगा तो उतनी ही अच्छी आपकी रिप्यूट शो होगी और आपका कार्ड शार्ड आने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं। अब कई लोगों के यहाँ पे कार्ड 6-6 महीने बाद भी आते हैं और कई लोगों के हफ्ते में आ जाते हैं। जो 6-6 महीने वाले जो कार्ड होते हैं, वहाँ पे क्या सीन होता है, वो उनमें कोई ना कोई उनको शक हो जाता है कि शायद बंदा इस कंट्री में नहीं था। उसको एनालिसिस करते हैं, उसका कंट्रोल करते हैं, जाके खेतों में या जहाँ भी वो काम कर रहा है वहाँ पे उसको कंट्रोल करते हैं, तो फिर उसके बाद जाकर उसको कार्ड इशू करते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों से बचें, ओरिजिनल तरीके से चलें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन करवाएं और पुर्तगाल में रह के पेपर लें, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बाहर रहेंगे, डर होता है, खतरा होता है, किसी टाइम पकड़े गए तो आपका टाइम भी ज़ाया और पैसा भी ज़ाया। ठीक, लाइफ में कोई अच्छी चीज़ लेने के लिए आपको बुरा टाइम भी देखना पड़ता है। ठीक है, आप यही समझें कि आपने
रेजिडेंस कार्ड लेना है, यूरोप में सेटल्ड होना है, आगे पीछे आपको कुछ भी नहीं है, आप पीछे वाली लाइफ को और अपनी चीज़ों को भूल जाओ, आगे नेक्स्ट का सोचो कि नेक्स्ट मैंने ज़ीरो से सब आ गया हूँ और ज़ीरो से अब मैंने मेहनत करनी है, मैंने यहाँ पे खेतों में भी काम करना है, मैंने बर्तन भी धोने हैं, मैंने यहीं रहना है और यहीं रह के पेपर लेने हैं, तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी अभी तो सर जी ऑप्शन बड़े आ गए, आप लोगों के पास फूड डिलीवरी का काम है, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस इंटरनेट पे आ गई, सोशल मीडिया पे आ गई। पहले जब हम लोग आए थे तब ये चीज़ें हैं नहीं थी, तो हमारे साथ हमने बड़ा जो है ना धक्के खाए हैं, फ्रॉड भी हुआ। मैंने अपनी कंपनी खोली थी उबर की, रेस्टोरेंट भी था, तो दोस्त ही जो है ना वो फ्रॉड कर गया हमारे साथ भी। तो दोस्तों से बचना है आपने, रिश्तेदारों से बचना है जो यहाँ पे हैं, सारे बुरे नहीं है भाई। गालियाँ ना देना मुझे, मेरा सीधी सीधी बातें करता हूँ, ठीक है, गालियाँ ना देना, एक लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ। 100 में से 5 लोग बुरे भी होते हैं और हमें जो है हमारा फ़र्ज़ है कि लोगों को अवेयरनेस देना कि इस तरह यूरोप में हम एशिया से, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे उठा के लाते हैं और यहाँ पे आके हमारे साथ आगे इस तरह फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, समटाइम रिश्तेदारी में ऐसा हो जाता है कि हम वहाँ बात ही नहीं कर सकते ना, हमारे साथ फ्रॉड हो गया कि हमारे रिश्तेदार ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया है। तो मेरा ख्याल है आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। आप लोगों के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रमज़ान गुजर गया है खैर खैरियत से, और आप लोग की सपोर्ट जो है वो मुझे इंकरेज करती रहती है, पॉजिटिव मेरे अंदर वेव्स आती रहती हैं कि भाई वीडियोस बनाएं। सेकंड चैनल जो है उसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। मुश्किल टाइम आता है, मुश्किल के बाद आसानियाँ भी होती हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।